साथियों नमस्कार। अमोघ आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर जो आपको आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ और अन्य एग्जाम में काफ़ी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। हमारा तरीका होगा बैकवर्ड स्टडी का, कि सिर्फ आप क्वेश्चन ना करें, उससे बन सकने वाले और सवाल भी आप हल करें। तो सवाल है हमारा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, यानी राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में कब सम्मिलित किया गया। ये चार ऑप्शन है आपके पास कि 103 संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 93 द्वारा किया गया, 86 द्वारा किया गया और 71 द्वारा किया गया। तो इसका क्या सही उत्तर हो सकता है, ये आप बताना है। इसका सही उत्तर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से राज्य नीति के निर्देशक तत्व से फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट्स के किस पार्ट में जोड़ा गया आपको पता होगा, आर्टिकल 21A में। 21 में जान रहे हैं आप क्या है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ में इसको जोड़ने का कारण भी है कि आपका एक्चुअल में जीवन तभी जीवन होगा जब आप शिक्षित होंगे, आपके पास शिक्षा होगी। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, तो वो जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से फंडामेंटल राइट्स में इसको ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। आप जानते हैं उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो एक सवाल इससे और बन सकता है ये कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और जो नॉर्मल अधिकार या फिर मैं कहूँ नेचुरल राइट्स, उसमें क्या डिफरेंस होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो नेचुरल राइट्स देखिए ये होता है जो हमारे जीवन के लिए मूलभूत होता है। मूलभूत का मतलब ये है जैसे आपके लिए रहना, खाना, रोटी, कपड़ा और मकान, सबको राइट टू लाइफ होनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, इसे मान लीजिए अगर इस बड़े गोले को हम मान लें नेचुरल राइट्स, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स जो राज्य द्वारा जिसकी गारंटी दी जाती है कि आपके इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। आप जानते हैं कि आर्टिकल 32 में ये बात कही गई है कि जो भी आपको मूल अधिकार में चीजें मिलेंगी आप उसकी गारंटी ले सकते हैं 32 के तहत, कि अगर आपको शिक्षा का अधिकार मिला है और अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके द्वारा आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके जो नेचुरल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो आमतौर पर आप न्यायालय का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आप तुरंत न्यायालय के पास उन अधिकारों को मांग सकते हैं। तो ये अंतर होता है मौलिक अधिकार में और प्राकृतिक अधिकार में। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके पहले एक इसमें था डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आप जानते हैं कहां से लिया गया, ये आयरलैंड से। भारतीय संविधान में आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का सिद्धांत लिया गया है। और इसका मूल मंतव्य क्या है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन उनको तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे सभी को शिक्षा का अधिकार देना, क्या जब भारत आज़ाद हुआ इतना गरीब देश था सबको दे सकता था? नहीं। जब धीरे धीरे चीज़ें हमारे पास आई, रिसोर्स आए, वैसी जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, तो हमने शिक्षा का अधिकार लागू किया। इसी प्रकार जैसे आप जानते हैं इस समय वर्तमान में क्या चर्चा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। ये किस आर्टिकल में है आप बता सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के। कमेंट करके बताइए कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन से निकलने वाले कई सारे क्वेश्चन थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 22। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 पर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। राज्य दिया गया है, उसके विधानसभा की सदस्य संख्या दी गई है कि मणिपुर में कितने विधानसभा सदस्य हैं, गोवा में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, और इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका आपको उत्तर देना है। आप कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा जो विकल्प है वो गलत है। इसमें आपका विकल्प गलत है मणिपुर। मणिपुर में 62 विधानसभा सदस्य नहीं है, कितने हैं, 40। बाकी तीनों सही है। गोवा में 40 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, उत्तराखंड में 70 हैं। तो जो राज्य की विधानसभा है, खासकर इसमें आपको क्या ध्यान रखना रहता है, जो अभी हाल में चुनाव हुए हैं, जैसे 2023 में कितने राज्यों की विधानसभा में चुनाव हुए थे,
उनमें कितने विधानसभा सदस्य हैं। जैसे तेलंगाना में हुआ तो तेलंगाना में कितने विधानसभा सदस्य हैं, और आपका मिजोरम में हुआ, मिजोरम में कितने विधानसभा सदस्य हैं, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। इनको आपको देखना चाहिए, अभी गूगल करके आप देख सकते हैं कि इनमें कितने विधानसभा सदस्य हैं। ये अगला सवाल बनने की संभावना रखता है। या फिर इन राज्यों में राज्यपाल कौन बने हैं, और इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये चीज अभी आप 1 मिनट में सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। अमोघ IAS MCQ नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, अमोघ IAS करंट अफेयर्स, जहां ये सब चीज़ों की जानकारी आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगी, या खुद आप सर्च करके गूगल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, इसका ऑप्शन दिया गया है। पहला है, क्या इसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग बनाता है, या संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निवेदन पर बनता है, या राज्यसभा द्वारा बनाया जाता है, या फिर लोकसभा द्वारा बनाया जाता है। इसका क्या उत्तर होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है, संबंधित राज्यों के जो विधानसभाएं हैं उनके निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जाता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और आपको यह बताना है कि क्या यह वैधानिक निकाय होता है या फिर संवैधानिक निकाय होता है। आप जानते ही होंगे कि किस आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 315 से 323 तक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है, और उन्हीं में जो बनाया जाता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका भी उल्लेख है। यूपीएससी या स्टेट पीएससी जिसकी भी आप प्रिपरेशन करते हैं, वो एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो सीधे संविधान में जिसका उल्लेख हो। वैधानिक वो होती है जो संसद कानून द्वारा बनाए, उसको वैधानिक संस्था कहते हैं। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एक वैधानिक संस्था होगी, क्योंकि संसद क्या कर रही है, इसको एक संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निवेदन पर उसको बना रही है, एक्ट के तहत, कानून के तहत। तो ये है आपका संयुक्त लोक सेवा आयोग। और एक मान लीजिए सवाल इससे बन जाए कि इसके सदस्य या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ये चीज इसके बारे में जानने लायक है। संयुक्त लोक सेवा आयोग एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब पंजाब और हरियाणा 2 अलग अलग राज्य बने तो तत्काल में चीजों का समाधान करने के लिए, दोनों राज्यों के बीच कोई विवाद ना हो, इसको लेकर के एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, उदाहरण के तौर पे। आपका अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में, किस केस में प्रतिपादित की गई थी। तो आप जानते हैं मूल संरचना का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में। इसका प्रतिपादन किस केस में किया गया था, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य, यूसुफ बनाम बंबई राज्य। ये बहुत फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती कहाँ के रहने वाले थे, केरल के, और एक बहुत बड़े जमींदार थे। उन्हीं के द्वारा जो केस दायर किया गया था, उसी के आलोक में ये निर्णय आया था। कई सारे निर्णय आए थे। केशवानंद भारती बहुत ही रिमार्केबल केस रहा है, जिसके बारे में आपको सर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या हमारा ऐप विजिट कर सकते हैं। अमोघ IAS आपको ऐप भी मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, जहां आप हमारी IAS PCS RO ARO की कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। वहां आप 4-5 फ्री क्लासेस देख के एक अंदाजा भी लगा सकते हैं। फ्री मटेरियल भी है, डेली करंट अफेयर्स भी होता है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। इसका जो आंसर था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कितने जजों की बेंच थी, कमेंट करके आप बता सकते हैं कितने जज इस बेंच में बैठे थे और उन्होंने ये डिसीजन दिया था। और ये बहुत ही रिमार्केबल डिसीजन था। इसके द्वारा न्यायपालिका की एक तरह से कहा जाता है कि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो प्रतिपादित हुई थी। क्योंकि मूल संरचना क्या है ये डिफाइन कौन करता है, बता सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, ये खुद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि मूल संरचना क्या है। तो उसके हाथ में वो चीजें, जैसे अभी आपने देखा होगा आर्टिकल 99 द्वारा
99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जब 2014 में नई सरकार आई थी तो एनजेएसी बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसी मूल संरचना की अवधारणा का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये क्या करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ऐसा बहुत कम हुआ है, रेयर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुमत से आई सरकार के फैसले को पलट दिया हो। तो ये दिखाता है कि एक तरह से जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ थोड़ी उसे कुछ अधिक शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं। ये अलग चर्चा का विषय है। तो इससे रिलेटेड और सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के फॉर्म में आप वो हमारे ऐप पे जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, कथन और कारण। कथन दिया गया 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और कारण है कि 73वां संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इनको प्रदान किया गया। तो बिल्कुल दोनों बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये बात समझने वाली रहेगी। आपको इस कथन और कारण में ये लगाना रहता है क्योंकि चूंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, क्योंकि संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये सेंटेंस कोई जो है एक लॉजिकल कनेक्शन में नहीं बैठ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन का कथन और कारण अलग अलग तो सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आप जानते हैं जो स्थानीय निकाय या फिर जिसको कहते हैं पंचायत या फिर शहरों में संस्थाएं हैं, ये भारत के संविधान का या फिर भारत के लोकतंत्र का बहुत ही मजबूत स्तंभ है। 3 स्तर रहे हैं। पहला तो संघ या केंद्र रहा है, दूसरा राज्य, और तीसरा स्तर है पंचायतें या लोकल बॉडीज। इसको गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था असली लोकतंत्र जो है वो पंचायतों में ही बसता है। भारत क्या है? गांव का देश है। तो एक तरह से जो गांधी जी का जो आइडिया था, गांधीयन आप देख सकते हैं आइडिया, उसको इसमें सहमति प्रदान की गई। पंचायतों को वो संवैधानिक दर्जा देना, उनको वो अधिकार देना, गांधीयन विचार की जीत मानी जा सकती है। तो कोई आपसे पूछे कि जो तृणमूल स्तर पर, मतलब जो नीचे स्तर पर लोकतंत्र है, उसका जो आइडिया के लिए 73वें संविधान संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन किया गया, ये किसके आइडिया की जीत है? ये पूंजीवादी आइडिया है, उदारवादी आइडिया है, गांधीवादी आइडिया? तो ये गांधीयन आइडिया है। और इसी के द्वारा नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 11वीं। और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं। और आर्टिकल आप बताना है आपको कमेंट करके कि संविधान के किस भाग में इसके द्वारा परिवर्तन किए गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है भाई कि बहुजन समाज पार्टी कब बनी, समाजवादी पार्टी कब बनी, तेलुगु देशम पार्टी कब बनी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब बनी, और उनको एक क्रम में सजाना है। क्योंकि ये चुनाव का साल है 2024, तो ऐसे सवाल बनना अवश्यंभावी है। तो बहुजन समाज पार्टी कब बनी थी? 1984 में, माननीय कांसीराम जी के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी कब बनी? 1992 में, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में। तेलुगु देशम पार्टी कब बनी? बता सकता है कोई कमेंट करके? 1982 में। सबसे लेटेस्ट जो बनी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1998 में बनी है तृणमूल कांग्रेस। तेलुगु देशम पार्टी मूलतः किस राज्य की पार्टी है? आंध्र प्रदेश, जो जिसका विभाजन होकर 2 राज्य हो गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लेकिन एक्चुअल में आंध्र प्रदेश जब एक था, और इसकी स्थापना किसने की थी? एनटी रामाराव। एनटीआर का नाम आपने सुना होगा मूवीज में, जैसे आप देखते हैं जूनियर एनटीआर, उन्हीं के परिवार के तमाम लोग हैं। तो वो फिल्मों में बहुत सक्रिय थे। और आप जानते हैं कि दक्षिण के राज्यों में एक कॉन्सेप्ट है उपराष्ट्रवाद का। उनके लिए भाषा बहुत बड़ा फैक्टर है। हीरो वहाँ देवताओं की तरह पूजे जाते हैं क्योंकि वो भाषा बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की समाज में बहुत पैठ होती है। तो आप खासकर देखेंगे जैसे तमिलनाडु में भी एमजीआर ने पार्टी बनाई, ऑल इंडिया
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIDMK जिसकी नेता थी जयललिता, वो भी मूवीज में सक्रिय रही। साउथ में ज्यादातर ये ट्रेंड है, केरल वगैरह में भी अपवाद हो सकता है, लेकिन कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ फिल्म जो एक्टर हैं उनका बहुत ही मास इम्पैक्ट है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो साउथ के लोकप्रिय स्टार हैं विजय ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तमिलनाडु में, तो ये कभी फिर इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों इतना वहाँ इम्पैक्ट रहा है, और यहाँ जो हिंदी पट्टी है जिसको कहते हैं उत्तर भारत है, यहाँ ऐसे मूवीज के जो स्टार है उनका वो इतना प्रभाव क्यों नहीं रहा है। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी बनी है, तेलुगु देशम पार्टी, 3, फिर बनी है बहुजन समाज पार्टी, फिर 2 समाजवादी पार्टी, 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 28, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आप जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। कमेंट करके बताइए इस समय भारत का कैग कौन है और वो किस नंबर पे हैं, कितने टोटल कैग आज तक भारत में बने हैं। इसका उल्लेख आप जानते हैं संविधान के आर्टिकल 148 में पाया जाता है। और भारत का महानियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है, आमतौर पे जितनी भी आपकी सरकारी संस्थाएं हैं जो भी वो खर्च करती हैं उनकी ऑडिटिंग करता है कि सही खर्च हुआ कि नहीं, और अपनी रिपोर्ट किसको देता है, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट अपनी देता है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट रखवाते हैं संसद के समक्ष, और संसद के समक्ष जो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है लोक लेखा समिति, ये इसके रिपोर्ट की जांच परीक्षण करती है। और इसीलिए शायद लोक लेखा समिति को पोस्टमार्टम कमेटी भी कहते हैं, क्योंकि एक बार जब सारी चीजें हो गई हैं, खर्च हो गए हैं, ऑडिट हो गया, तो ये उसका चीरफाड़ करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कमेंट करके बताइए आप। और इसमें कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं और कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है, क्या वो सत्ता पक्ष से होता है या फिर विपक्ष से होता है। इन सारे सवालों के आपको जवाब देने, जरूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें या न दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसका जवाब देंगे। बस ये ताकि आप इसमें थोड़ा एक्टिव हो, चीजों को लेकर के इन्वॉल्व हो क्लास में, इसका आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, ये लोक लेखा समिति है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 29, सूची 1 को सूची 2 से, भारत में जानते हैं आप संविधान में कितनी सूचियां हैं, 12 सूचियां हैं, तो उसी 12 में से दे रहा है कि 4 सूचियां हैं, उनमें क्या क्या है उसको मिलान करना है। आपको मिलान करके बताना है कि सूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है, 7वीं में क्या है, या फिर 8वीं में क्या है। तीसरी अनुसूची में आप देख सकते हैं कौन सा होगा, ए का क्या सही होगा, 2। अभी हम डिटेल में देख लेंगे किस अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची में क्या है और 8वीं अनुसूची में क्या है, ये आप गेस करके बताइए। संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधियों की विषय सूची या जिसको हम कहते हैं लिस्ट होती है, 3 लिस्ट होती हैं, केंद्र सूची या संघ सूची जिसको बोलते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची या संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं जिस पर कौन कानून बना सकता है, केवल केंद्र, जैसे इनकम टैक्स का मामला हुआ, आयकर का। राज्य सूची का विषय है जैसे कृषि, इसमें केवल राज्य कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची का विषय जिसमें दोनों ही, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच कोई द्वंद्व हो जाए तो किसकी विजय होगी, जो सेंटर कानून बनाएगा उसकी। आजादी दोनों के पास है, लेकिन जब दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र की बात सुनी जाएगी। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो ये 4 अनुसूचियां होंगी। बाकी 12 अनुसूचियां आप जानते हैं। पहली अनुसूची में क्या, अगर हम डिवाइड करें तो हमारे देश और उसमें जितने राज्य हैं 28 राज्य, उनका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन, जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इन लोगों का। तीसरी अनुसूची है शपथ के बारे में, जो लोग शपथ लेते हैं, जो संवैधानिक पदों पर हैं। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब समय जान रहे हैं कि जिसमें राज्यसभा में चुनाव राज्यसभा के चल रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं उत्तर प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं,
4 ऑप्शन भी दे दूं आपको, 30, 31, 32, 33। तो इसमें राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में, आप कमेंट करके बताइए। वैसे ही 5वीं अनुसूची जब आती है बात, तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में जो प्रशासन होता है उसकी बात है। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं जिसको आपको याद रखना है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन क्षेत्रों में जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन होता है उसकी प्रक्रिया, उसकी क्रियाविधि के बारे में बात की गई है। 7वीं अनुसूची जैसा हमने देखा ही था, क्या है, इसमें सूचियां हैं, डिटेल में हमने बात की। 8वीं में क्या है, भाषाओं का उल्लेख है, कितनी भाषाएं हैं, उनका क्या दर्जा है। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट याद आता है मुझे, क्लासिक लैंग्वेज। क्लासिक कितनी भारत में लैंग्वेज है, आप बताइए, कितनी भाषाओं को क्लासिक लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची क्या है, मुख्यतः भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म। और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा नेहरू सरकार में ये आर्टिकल, ये अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है कि लोग जो दल बदल कर लेते हैं उससे उनकी सदस्यता जा सकती है। ये बहुत फेमस हुई थी कहानी आया राम गया राम की, आपने सुनी होगी, आया राम गया राम। अब उनको चुनौती किसने दे दी, आप जानते ही हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने इनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है एक दल से दूसरे दल में आने जाने में। फिर भी उनके ऊपर दल बदल के प्रावधान क्यों नहीं लागू होते हैं, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि दल बदल के कानून बहुत बदल चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो दल बदल के तहत जो पहला, एक तरह से आप कह सकते हैं, सदस्य था जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया था, और वही सदस्य इस समय मिजोरम का मुख्यमंत्री बने हैं। क्या है उनका नाम, जरा कमेंट करके आप बताइए। जो मिजोरम के इस समय सीएम बने हैं, और वो इंदिरा गांधी जी के सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं, भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी। उनका नाम बताइए और वो किस पार्टी से हैं वो बताइए, क्योंकि मिजोरम बहुत ही चर्चा में रहा राज्य है। और राजीव गांधी जी के समय यहाँ लाल डेंगा से समझौता हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत ही अलगाववादी गतिविधियां चलती रहती हैं। फिर शांति स्थापित हुई, क्या चीजें हुई उस पर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल आप हमको बताइए, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मिजोरम में इस समय सीएम बना कौन है, और मिजोरम की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, और वहां का राज्यपाल कौन है। गूगल आपको करना है, और इसका आपको अगर उत्तर चाहिए, अगर नहीं समझ आती हैं चीजें, तो आप एक टेलीग्राम पे या फिर हमारे ऐप अमोघ IAS पे एक सिंपल सा मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समितियां दी गई हैं, और इन समितियों का वर्ष दिया गया कि ये समितियां कब बनी, बताइए जरा। इसके समितियों का संबंध किससे है, पंचायतों के गठन से। पहले ये बात समझिए, जो भी हमने बात की थी, इसके पहले जो सवाल हमने देखा था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें जो हमने देखा था वही उससे रिलेटेड ये कमेटियां। सबसे पहले कमेटी जो बनी थी उसका नाम क्या था, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी थी अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। तो आप बताइए कब किस सन में बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, अशोक मेहता समिति कब बनी थी, LM सिंघवी समिति कब बनी थी, और PK थुंगन समिति कब बनी थी। बलवंत राय मेहता सबसे पहले बनी थी 1957 में, अशोक मेहता 1977 में, LM सिंघवी समिति कब बनी थी 86 में, और PK थुंगन समिति बनी थी 88 में। एकदम क्रम से ही चीजों को लगाया हुआ है, इसका ऑप्शन सही हो गया B। ये सारी कमेटियां बनी थी। इस पे सवाल जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कई बार कि बलवंत राय मेहता ने कितने स्तर की पंचायतों के बारे में बात की। अभी पंचायतें जैसे त्रिस्तरीय हैं, इन्होंने कितने स्तर की बात की, अशोक मेहता ने कितने स्तर की बात की, LM सिंघवी ने की, किसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ऐसे सवालों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 31 जो क्वेश्चन है, इसको आपको व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करके बताइए भाई कि संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग में है, मौलिक कर्तव्य किधर है, नागरिकता कहाँ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र आप जानते हैं कि पहले में ही है, पहला भाग जो है आपका उसमें है। मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है, आप एक क्रम से समझिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ है, पहले भाग में। और दूसरे भाग में कौन है, नागरिकता है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है, नागरिकता है। और उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल
राइट, फिर आती हैं डीपीएसपी, फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3 आपका डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, भाग 4 डीपीएसपी, 4A में क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जितनी भी दी गई हैं उसको आपको एक बार एक थॉरोली देखना चाहिए। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी को बहुत ही आपको गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, इससे कई बार डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो इसका क्या आंसर सही होगा? बी। संघ और राज्य क्षेत्र पहले है, नागरिकता है, उसके तत्पश्चात नीति निर्देशक तत्व है, फिर मौलिक कर्तव्य है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी कैसे निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध, मतलब इनके विरोध में कोई मत नहीं पड़ा था। बाकी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमण, इन्होंने पहले वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्य किया था, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी इन ऑप्शंस में से एकमात्र हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने और वो निर्विरोध निर्वाचित होने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे मिला जुला एक सवाल अगर आप कर पाए कि भारत के राष्ट्रपति की जो प्रमुख शक्तियां उसके बारे में आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, यह जानना जरूरी है। उसकी अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है, क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, उसको हटाने का प्रावधान महाभियोग किस अनुच्छेद में है। और इस पर डिटेल में हम जब एक पॉलिटी की हम क्लास भी चलाएंगे जिसमें हम एक तरफ से पूरी पॉलिटी कराएंगे। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन करें और उसके थ्रू बैकवर्ड स्टडी करें। डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पूरी पॉलिटी के बारे में कभी हम क्लास में चर्चा करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है आपके साथ, ये देख लीजिए, 75, 73, 70, 69। इसका आंसर आप जानते हैं कौन सा है? 69 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। मतलब आसपास के कुछ जिलों को जोड़ करके, दिल्ली तो सिर्फ एक जिला हुआ, उसके आसपास आपके यूपी, राजस्थान और हरियाणा से कुछ जिलों को मिला करके नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह आपको बताना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, इसको आप बताएंगे, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा हम एक बार एक सरसरी निगाह में सारे मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं आपके। पहला जो मौलिक कर्तव्य है मूल रूप से क्या है उसको बता सकते हैं आप? संविधान का पालन करना। इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है। पहला है संविधान का पालन करना, ये आपका मूल कर्तव्य है, और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। देखिए राष्ट्रगान की बात है, सम्मान करना। और दूसरा है जो 51A, आप जानते हैं 51A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, उसका पहला हो गया संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। और 51A का B दूसरा क्या है? उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्हें हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमें प्रेरित किया। जानते हैं हमारे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिन्होंने, उन्होंने जो आदर्श बनाए उनका पालन करना। और C क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, कोई इसकी तरफ निगाह उठा करके न देखे। अगला है आपका देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। कि मान लीजिए भी किसी देश से हमारा युद्ध छिड़ जाए और सरकार आपको सैन्य में भर्ती करने लगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारे रोजगार के अधिकार का उल्लंघन है, हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, आपसे बेगारी कराई जा रही। नहीं, उस समय हमारे सर्वाइवल का संकट है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य है आप उनको एक निगाह देख सकते हैं। एक जो चीज आपको इंपॉर्टेंट इसमें समझनी पड़ेगी कि फंडामेंटल ड्यूटी का एक पार्ट था शिक्षा का अधिकार, जो हमने पहले क्वेश्चन में शुरू किया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा
ये कहाँ जोड़ा गया? आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, फंडामेंटल राइट्स में। और ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। किस आर्टिकल, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटी हो गई आपकी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें सही सुमेलित, देखिए नहीं है। 7वां 1982 नहीं है, जो लोकसभा है। और आपके लिए जो अगला सवाल होगा, जिसको आपको सॉल्व करके अगली क्लास हम करेंगे, कि जो अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो किस नंबर की लोकसभा है, किस लोकसभा के लिए इसमें चुनाव होने वाले हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिस पे हमने चर्चा की। बहुत डिटेल में तो हम नहीं कर पाए, जितना कर सकते थे किया। इसके जो और आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसके लिए आप हमारे ऐप को विजिट कर सकते हैं। अमोघ IAS ऐप आप डाउनलोड करें। अमोघ IAS करंट अफेयर्स, अमोघ IAS MCQs के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और हमसे जुड़े रहें अपनी यात्रा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।